अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कफ़ारा। ये एक कहानी है जिसके अंदर एक हेड क्लर्क होता है और उसको अचानक से पता लगता है कि उसके जो है वो अफसर तब्दील हो रहे हैं और वो अफसर वो आ रहा है उसके ऊपर जो कि उसका पुराना दोस्त होता है। उसके साथ वो कहीं पर पढ़ा होता है, मदरसे वगैरह में उसने उसके साथ जो है वो तालीम ली होती है, उसका दोस्त होता है। लेकिन वो जो अफसर होता है उसको हेड क्लर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब क्लर्क किसे कहते हैं ये बात मैं आपको पहले बता दूं। क्लर्क दफ्तर में काम करने वाला मुलाजिम जो कागजात और रिकॉर्ड संभालता है, इसको कहते हैं। और ये जो था आदमी वो हेड क्लर्क था, इन सब का हेड था। उसे अचानक से ये बात पता लगती है। वो उस आदमी से बहुत हसद करता है, बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता जो अफसर आ रहा होता है। पहले भी कई बार उसने जो है उसको गिराने की कोशिश की होती है, उसको जो है वो उसका साथ बुरा भला करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो हमेशा नाकाम होता है। अब वो उसका अफसर बन के आ रहा होता है तो उससे तो बहुत ज़्यादा जो है वो हसद होती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब वो अफसर आ गया। पहले ये हेड क्लर्क क्या करता है, अपने जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं चपरासी वगैरह, उनसे भी जो है उनको भी उसके खिलाफ वजन करता है, उसके खिलाफ बुरा भला कहता है। लेकिन जब वो अफसर आता है, क्योंकि अफसर बहुत ही खुश मिजाज होता है, बहुत ही एक अच्छा इंसान होता है, इस वजह से सब लोगों को वो बहुत पसंद आता है। चाहे जितना भी वो बोल दे हेड क्लर्क कि वो बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन सब लोग उसे पसंद करते हैं। क्योंकि जो है हेड क्लर्क उसको नहीं पसंद करता था, तो एक बार क्या होता है कि अफसर जो है अपने कमरे से बाहर किसी काम से जाता है। हेड क्लर्क उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि कुछ पैसे उसकी टेबल पे पड़े होते हैं। अब उसकी जो है नीयत खराब होती है। वो पैसे अपनी जेब में रख लेता है ताकि वो परेशान कर सके उस अफसर को, कि जाहिर सी बात है जब पैसे गुम हो जाएंगे, पैसे ज्यादा थे, पैसे उसको किसी को देने थे, कोई काम कराया होता है उसने, उसको वो पैसे उसको देने होते हैं और वो बंदा आने वाला होता है। अब वो पैसे ज्यादा थे, जो है अफसर के पास उतने पैसे जो हैं वो नहीं दे सकता था। जाहिर सी बात है पैसे ज्यादा थे, तो अब वो पैसे उठा लेता है और उन पैसों को छुपा देता है। अब जो इसके बाद की कहानी है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही, ये कहानी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद क्या होता है, उस आदमी के साथ क्या होता है, अफसर क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका और क्योंकि अफसर बहुत कुछ बड़ा कर जाता है, तो ये हम जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको इसमें जब इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इस चैप्टर के अंदर, तो आए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल को कई बार जिगर दोस्त सानहात के सुनने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन उनका चेहरा कभी इतना जर्द और दिल इतना पामाल नहीं हुआ था जितना वो सरकारी लिफाफा खोलकर हुआ। एक दिन 10 बजे दफ्तर आते ही उन्हें मिला। लिफाफा हाथ में लिए वो कई मिनट तक सकते के आलम में खड़े रहे, गोया सारे हवास मफलूज हो गए हों, गोया दुनिया इनकी नजरों में तारीक हो गई हो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी नाम था। उनको बहुत सारे जो है वो इंतहाई दर्दनाक जो है वो सानेहात सुनने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन उनका चेहरा कभी इतना ज्यादा जर्द पीला नहीं पड़ा था और उनका इतना ज्यादा जो है वो दिल पामाल टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ था, जितना जब उन्होंने एक सरकारी लिफाफा खोला तब उन्हें हुआ। वो सरकारी लिफाफा उनको रात जो है वो 10 बजे मिला था दफ्तर आते ही। जब वो आए तो उसी वक्त उनको वो सरकारी लिफाफा मिला। अब उस सरकारी लिफाफा अब क्या है आगे बता रहे हैं कि सरकारी लिफाफा लिए वो कई मिनट तक जो है वो बगैर हिले खड़े रहे, गोया कि उनके सारे जो हवास हैं वो खत्म हो गए हो, मफलूज हो गए हो, पूरा जिस्म उनका हरकत करना बंद कर दिया हो। ऐसे वो खड़े रहे कुछ देर तक, गोया उनके सामने सब कुछ जो है वो अंधेरा छा गए हो। बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने पेंशन ले ली थी और उस लिफाफे में नई सेक्रेटरी के तकर्रुर का हुक्म था। इस नए तकर्रुर पर बाबू साहब की सूरत इतनी मुतगय्यर हो गई थी। सरकार ने सबूदत चंदर को इस अहदे पर मामूर किया था और सरकार ने सबूत चंदर को इस अहदे पर मामूर किया था और सबूत चंदर वो शख्स था जिसका नाम ही से ही बाबू मदारी लाल को नफरत थी।
वो सबूत चंदर जो उनका अहम जमात था, जिसे जिक देने के लिए उन्होंने बार बार कोशिश की और हमेशा नाकाम रहे। अब आगे बता रहे हैं कि उनका ये जो है वो उनके हवास बाग तक क्यों हो गए थे, वो क्यों इतनी देर तक जो है वो सख्ते में आ गए थे, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि बोर्ड के जो सेक्रेटरी साहब ने उन्हें पेंशन ले ली थी, यानी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अपनी पेंशन ले ली। और अब जो है वो नया सेक्रेटरी साहब जो है वो ओहदे पर आ रहे हैं, और नए जो ओहदे पर आ रहे हैं उनकी बात सुनकर जो है बाबू साहब की जो है वो हालत तब्दील हो गई थी। सरकार ने सबूत चंदर को जो है ओहदे पर फाइज किया था, ओहदे पर लगाया था। अब सबूत चंदर कौन था? सबूत चंदर वो शख्स था जो जिसको बाबू मदारी से को उनसे बहुत ही नफरत थी। वो जो है उनका हम जमात था, उनके साथ पढ़ा था, और बाबू मदारी उसको शिकस्त देने के लिए बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हमेशा वो नाकाम रहते थे। वो आज उनका अफसर होकर आ रहा है। सबूत चंदर की बहुत दिनों से कोई खबर न मिली थी। वो लड़ाई में शरीक होकर बसरा चला गया था। बाबू साहब ने समझा था वहीं मर गया होगा, मगर आज वो सेक्रेटरी हो गया है और मदारी लाल उसकी मतहती में काम करना पड़ेगा। इस जिल्लत से तो मौत बददर्जा बेहतर थी। यकीनन सबूत को स्कूल और कॉलेज के वाकयात याद होंगे। मदारी लाल ने उस स्कूल से निकलवा देने के लिए कई बार साजिशें की थी, गलत इत्तेहाम लगाए थे, बदनाम किया था। क्या सबूत वो सारी बातें भूल गया होगा? नहीं, हरगिज नहीं। कह रहे हैं कि वो सबूत जिससे वो बहुत नफरत करते थे, उनका हम जमात था, उनको शिकस्त देने की उसने बहुत कोशिश की। आज वो उनका अफसर बन करके आ रहा है। और ये बात सबूत चंदर को बहुत दिनों से, वो कह रहे हैं कि सबूत चंदर को जो है वो बाबू मदारी को सबूत चंदर की काफी दिनों से खबर नहीं मिली थी। उनको ये पता चला था कि लड़ाई हुई थी, लड़ाई में वो बसरा की तरफ चले गए थे, तो उनको लगा था कि वो वहीं मर गए होंगे, या मगर वो आज जो है वो सेक्रेटरी साहब बन के मदारी लाल के जो है वो ऊपर आ रहे हैं, अफसर बन के आ रहे हैं, और मदारी लाल को उनके नीचे काम करना होगा, उनके मातहत ही काम करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं इस जिद्दत से तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाती, जिल्लत से जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। फिर वो कहते हैं यकीनन सबूत को सारी बात याद होंगी जो उन्होंने स्कूल और कॉलेज में की थी। सबूत को निकलवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी साजिशें की थी, उस पर गलत इल्जाम लगाए थे, बदनाम किया था उसे। कह रहे हैं क्या सबूत को सारी बातें याद होंगी या वो भूल गया? वो कहते हैं नहीं, हरगिज नहीं, वो भूला नहीं होगा, उसे सारी बातें याद होंगी। वो आते ही इंतकाम लेने की कोशिश करेगा, और मदारी लाल को जान बरारी की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मदारी लाल को सबूत से बुग़्ज़-ए-लिल्लाही था। दोनों एक ही दिन एक ही मदरसे में दाखिल हुए थे, और उसी दिन मदारी लाल के दिल में हसद की आग मुश्ताल हो गई थी। सबूत का कसूर सिर्फ यही था कि वो मदारी लाल से ज्यादा ज़हीन, ज्यादा हाजिर जवाब पर ज्यादा खंदा पेशानी था, और मदारी लाल ने इसका कसूर कभी माफ नहीं किया। जो सबूत डिग्री लेकर अपने घर चला गया, मदारी लाल फेक होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकर हो गया, तब उससे कदरे इत्मीनान हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं कि सबूत की मदारी लाल ये सोचने लगा कि उसे तो भाई ये सारी बातें याद होंगी जो उसने उनके साथ किया था, उनके साथ साजिशें की थी, उस पर गलत इल्जाम लगाए थे। आगे बोलते हैं कि वो जरूर मुझसे इंतकाम लेगा। मदारी लाल ये सोचते हैं। मदारी लाल कहते हैं मेरी जान बचाने की तो अब कोई सूरत बाकी नहीं रही है। मदारी लाल कहते हैं मदारी लाल को सबूत से कोई बुग़्ज़ लाई था, मतलब बहुत ज्यादा ही बुग़्ज़ था। दोनों एक ही दिन एक ही मदरसे में दाखिल हुए थे, और जब से वो साथ पढ़ना स्टार्ट किया है, ऐसा लगता है कि मदारी लाल को जो है वो हसद की आग उसके दिल में उठ उठ गई है, और वो जो हसद की आग है वो अब तक उसके दिल में है। सबूत का कसूर क्या था? क्यों मदारी लाल उससे हसद करता था? सिर्फ उसका यही कसूर था कि वो मदारी लाल से ज्यादा हसीन था, ज़हीन था, हाजिर जवाब था, जल्दी जवाब देता था, और खंदा पेशानी था, यानी बहुत खुश इखलाक था, लोगों से खुश इखलाकी से पेश आता था, ज़हीन था, उससे आगे निकल गया था, लेकिन जिसकी वजह से वो उससे हसद करने लग गया था। और मदारी लाल ने उसका ये वाला कसूर कभी माफ नहीं किया कि वो उससे ज्यादा ज़हीन है, हाजिर जवाब है, अच्छा पढ़ता है, और खुश इखलाक भी है। जब सबूत डिग्री लेके घर चले गया था और मदारी लाल फेल हो गया था, तो फिर मदारी लाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकर हो गया, तो फिर उसे कुछ इत्मीनान आया था। कह रहे हैं कि यहाँ पर सबूत डिग्री लेकर चले गया, मदारी लाल फेल हो गया, फिर वो यहाँ पे दफ्तर में नौकर हो गया, तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर सबूत वहां से चले गया था। जब मालूम हुआ कि सबूत बसरा जा रहा है, तब मदारी लाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नजर आया कि दिल में वो दरीना खलश निकल गई थी, मगर वाय नाकामी आज वो पुराना
नासूर सदगोना सोजिश और तपिश के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सबूत के हाथ में थी और मदारी लाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दरिया में बहे जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मदारी लाल को कुछ अरसे पहले ही मालूम हुआ था कि सबूत बसरा जा रहा है। तो कह रहे हैं मदारी लाल के चेहरे पर खुशी आई थी और उनको दिल में कुछ इत्मीनान हुआ था कि वो जो पुरानी चुभन और रंजिश है वो निकल गई थी उनके दिल से। मगर वह नाकामी कह रहे मगर ये नाकामी है कि आज आज वो पुराना जख्म दुख या मसला जो अरसे से छुपा हुआ था वो बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ और शिद्दत के साथ दोबारा सामने आ गया है। आज उनकी सब किस्मत सबूत के हाथों में। क्यों? क्योंकि सबूत तो उनका अफसर बन के आ रहा है। और मदारी लाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दरिया में बहे जा रहे हैं। जब जरा औसान बजा हुए तो मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रखी रहिएगा। सबूत चंदर वो आदमी नहीं है जो गलतियों को नजरअंदाज कर जाए। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं क्यों अपनी जुबान से किसी की शिकायत करूं? बस आगाह कर दिया है कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी लायक है मगर मगर इंतहाई दर्जा गुस्सा हो, गुस्सावर, निहायत मगरूर और बदमिजाज है। खुद हजारों हजम कर जाएगा और डिकार तक नहीं ना लेगा, मगर क्या मजाल कोई मातहत की कोड़ी भी हजम कर नहीं पाए। ऐसा आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि रुखसत लेकर चला जाऊँ। दोनों वक्त हाजिरी बजा लानी होगी। आप लोग आज से दफ्तर के मुलाजिम नहीं, सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम है। कोई इनके लड़कों को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सर्फ लाएगा, कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और कोई चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना होंगे। इसी तरह सारे दफ्तर को सबूत की तरफ से वजन करके मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जब मदारी लाल को जरा थोड़ा सा संभला, वो उसको होश आया, तो मदारी लाल ने बाकी क्लर्क्स वगैरह को बताया कि सरकारी हुक्म सुनाया कि भाई हमारे ऊपर दूसरा अफसर आ रहा है। कह रहे उसने बोला कि अब जरा आप लोग जरा संभाल के चलिएगा, क्योंकि सबूत चंदर वो आदमी नहीं है जो हम लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करते। तो एक क्लर्क पूछता है कि अब वो बहुत सख्त है। वो कहते हैं कि ये तो आपको मुस्कुरा कर कहते हैं मदारी लाल, ये तो आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा। मैं क्यों किसी की जो है वो अपनी जबान से किसी की शिकायत करूं? बस मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अब आप जरा संभल के काम करिएगा। आदमी वो बहुत लायक है लेकिन थोड़ा गुस्सा है, मगरूर है, गुरूर मतलब बहुत गुरूर है उसके अंदर, और थोड़ा बदमिजाज है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। कह रहे हैं खुद वो बहुत हजारों पैसे खा जाएगा, लेकिन हम लोग एक भी पैसा आगे पीछे कर दे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। हमें एक भी पैसा आगे पीछे, एक भी कौड़ी आगे पीछे करने नहीं देगा। ऐसा आदमी से तो ईश्वर बचा। अच्छा, यहाँ पे जो है बात हो रही है, ये हिंदू कम्युनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे जो पूरा दिखाया हुआ है वो लोग हिंदू 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 हैं। सारे लोग हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से छुट्टी ले लूँ, रुखसत लेके घर चले जाऊँ, यानी मैं जो है वो जॉब छोड़ दूँ। ये कह रहे हैं दोनों वक्त हमें हाजिरी लगानी होगी। और आप लोग अब कहने लगा कि आप दफ्तर के मुलाजिम नहीं, सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम होंगे, मतलब वो अपने सारे काम कराएंगे। आप किसी को कोई लड़के उनके लड़कों को पढ़ाना होगा, कोई उनका बाजार से सौदा सलफ लाएगा, कोई उन्हें अखबार पढ़कर सुनाएगा, और चपरासी मतलब वहाँ पे जो काम करते हैं सफाई वगैरह, वो तो दफ्तर में होंगे ही नहीं, वो तो बाहर ही उनको भेजे रहेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मदारी लाल ने सबूत की तरफ से सबको बजन कर दिया, यानी सबका दिल खराब कर दिया सबूत की तरफ से, फिर उसने अपना थोड़ा कलेजा ठंडा लिया, मतलब उसका थोड़ा सांस ली, सुकून की सांस ली। ये एक पूरा जो है हमारे पास सीन था। दूसरा क्या है, सबूत चंदर इसके एक हफ्ते बाद गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर बोर्ड के सारे अमले को हाजिर पाए। सब उनका इस्तकबाल करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सबूत लिपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओ, आज 10 साल के बाद मुलाकात हुई। कहाँ हो? अब मदारी लाल बोले, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप खैरियत से तो हैं? सबूत, अजी मेरी ना पूछो, बसरा फ्रांस और ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो ये बहुत अच्छा है, मेरी तो समझ में ही ना आता कि कैसे काम चलेगा। मेरे लिए काम बिल्कुल नया है, कुछ तजुर्बा ही नहीं है। जहाँ जाता हूँ मेरी खुशनसीबी मेरे साथ जाती है। बसरा में सारे अफसर खुश थे। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लिए और सब उड़ा दिया। वहां से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन के दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तो तुम मिले क्लर्कों को देखकर। ये लोग कौन है? मदारी लाल के दिल में मर्चियाँ सी चल रही थी। जालिम 25,000 रुपये बसर से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पर? एक सीन, जो दूसरा सीन है वो ये है कि सबू चंदर गाड़ी से उतरता है एक हफ्ते बाद। गाड़ी से
एक हफ्ते बाद सबूत चंदर आता है तो, और स्टेशन पर जो है वहाँ पर बोर्ड के अच्छे खासे जो है लोग बोर्ड में जो काम करते हैं वहाँ का अमला जाता है और सबूत चंदर का इस्तकबाल करता है। मदारी लाल भी जाते हैं। जब सबूत चंदर मदारी लाल को देखता है तो वो उससे जो है वो गले लिपट जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई तुम कहाँ से यहाँ पर आ गए। कहते 10 साल बाद मुलाकात हुई है, तुम कहाँ हो। मदारी लाल बोलते हैं कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हेड क्लर्क हूँ, आप कैसे हैं। सबूत आगे से बोलता है, मेरी ना पूछो, मैं बसरा गया, फ्रांस गया, न जाने कहाँ कहाँ गया। तुम्हारा अच्छा है कि तुम यहाँ पर दफ्तर में हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे कैसे काम चलेगा। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, मेरी तो इतना समझ में नहीं आता, यहाँ पे तुम हो, तुम साथ होगी तो जो है मेरा सही रहेगा। फिर कहता है, मेरे लिए काम बिल्कुल नया नया है, कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं जहाँ जाता हूँ मेरी खुशनसीबी मेरे साथ चलती है, इसलिए जो है वो कह रहे हैं मैं काफ़ी खुशनसीब इंसान हूँ। यहाँ ये बोल रहे हैं, अपने आप को खुशनसीब इंसान कह रहे हैं कि उनको इतना कुछ तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अफसर के पोस्ट पर आ गए। कह रहे हैं बस में सारे अफसर उनसे खुश थे। 2 साल में उन्होंने 25,000 रुपये बना लिए थे, लेकिन वो सब उड़ा के आ गए। कहने लगे बसरा से आने के बाद यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन के दफ्तर में कुछ टाइम मटरगश किया, यानी घूमे फिरे, मौज मस्ती करी, और यहाँ आ गए तो तुम मिल गए। फिर वो बाकी क्लर्क्स को देख के बोलते हैं, ये लोग कौन है। मदारी लाल के दिल पे छुरियां सी चलने लगी। यहाँ पे मदारी लाल को बहुत दुख हुआ, बहुत सदमा हुआ इस चीज का। कह रहे हैं 25,000 रुपये ये बसर से कमा लाया, और यहाँ हम कलम घिसते घिसते कलम से काम करते करते जो है मर गए, हम थक गए, और अभी तक हम जो है वो 500 भी ना जमा कर सके। फिर मदारी लाल क्या बोलते हैं, ये लोग बोर्ड के क्लर्क हैं, सलाम को हाजिर हुए हैं। मदारी लाल बताते हैं, जब सबूत पूछते हैं ये बातें, जो ये बात मैंने आपको बताई कि मदारी लाल के दिल पे परचेज चल रही हैं, वो ये सारी बातें सोच रहे हैं, वो ये दिल में सोच रहे हैं, क्योंकि सबूत ने उनसे सवाल पूछा है कि ये लोग कौन है, तो अब मदारी लाल उन्हें जवाब दे रहे हैं कि ये लोग बोर्ड के क्लर्क हैं, आपको सलाम करने के लिए आए हैं। सबूत ने सब लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोले, आप लोगों ने नाहक तकलीफ की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप साहिबान को मुझसे शिकायत का कोई मौका ना मिलेगा। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आज सब मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड से नेक नामी हो और मैं भी सुरखुरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब ने तो मेरे पुराने रफीक और लंगोटिया यार हैं। सबूत ने जो है उन सब लोगों से, जो कि बाकी क्लर्क्स थे वहाँ पे, उन सब से हाथ मिलाया और फिर उन लोगों को बोला कि आप लोगों ने बिला वजह की तकलीफ की, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, और ना ही मैं आपको कोई शिकायत का मौका दूंगा। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई ही समझिए। मैं आप सबसे मिलकर हम सब मिलकर काम करेंगे। आप सब मिलकर इस तरह काम कीजिएगा कि हमारी जो है वो आप लोगों की बहुत इज्जत हो बोर्ड के अंदर भी, और साथ ही मैं भी खुश रहूं। फिर ये बात बोलते हैं कि आपके जो हेड के लड़के हैं, ये तो मेरे पुराने दोस्त, साथी और हमरा हैं। ये बात उनको बताते हैं। एक जब जबान क्लियर ने कहा, हम सब हुजूर के ताबे हैं, हत्तौल इम्कान तो जनाब को शिकायत का कोई मौका ना देंगे, मगर तकाज़ाए बशरत से अगर कोई कभी सहू हो जाए तो हुजूर भी अज़राए सरपरस्ती चश्म पोशी फरमाइएगा। फिर कह रहे हैं कि एक आदमी जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है और चालाक बातों से लोगों को बहलाता है, वो कहता है कि हम आपके हुक्म के ताबे हैं, यानी आपके हुक्म के फर्मा बरदार हैं। यही इम्कान है कि हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन अगर हमसे इंसानी फितरत की वजह से कोई भी गलती या हो जाए, या कोई भी हमसे भूल चूक हो जाए, तो आप जो है वो हमें मेहरबानी और सरपरस्ती के तहत मेरी गलती को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। सबूत, यही मेरा उसूल है, हमेशा यही उसूल रहा है, जहाँ रहा मातहतों के साथ दोस्ताना बर्ताव रहा। हम और आप दोनों में ही किसी के तीसरे के गुलाम है। फिर रोक कैसा और हुकूमत कैसी, हाँ हमें नेक नियति और तनदही से अपना फ़र्ज अदा करना है। अब यहाँ पे सबूत कहते हैं कि ये मेरा उसूल है हमेशा के, मैं जिसके साथ भी रहता हूँ दोस्तों की तरह रहता हूँ, कि आप भी किसी के गुलाम है और हम भी किसी के गुलाम है। हम दोनों किसी न किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर हम किसी को कैसा रोब और हुकूमत करनी, हम क्यों मैं आप पे रोब डालूं, हुकूमत करूं आप लोगों को, और आप पे रोब और दबदबा रखूं। हमें यहाँ पे खुलूस, सच्चाई और साफ नियत के साथ काम करना है और अपना फ़र्ज़ अदा करना है। जब सबूत से रुखसत होकर अमला वाले दफ्तर चले आए तो आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है, हेड क्लर्क के बयान से तो मालूम होता था सबको कच्चा ही कहा जाएगा।
जनाब ये दिखाने के दांत हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है, जब सबूत से सब मिलकर चले गए तो कहने लगे कि भाई सबूत तो बहुत अच्छा आदमी है, सबसे कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहा है, आदमी अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क तो ऐसी बातें कर रहा था कि हमको सब कच्चा ही जब खा जाएगा, मतलब हम यूज करते हैं ना, कच्चा ही खा जाएगा, ऐसे कि हमें बहुत डांटेगा, हम पर बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। फिर वहां पे बोलते हैं जनाब ये खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, यानी तंजिया बात बोली है कि ये देखने में कुछ और है और हकीकत में ये कुछ और है। ये यकीन जो है वो मदारी लाल बोलते होंगे। अब तीसरा यहाँ पर कौन सा जो है वो मंजर दिखाया, सबूत को एक महीना गुजर गया था। यहाँ पे बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपड़ासी सब इसके बर्ताव से खुश थे। जो जोई करने का इसमें एक फितरी मादा है कि जो एक से एक बार मिलता है हमेशा के लिए गर्विदा हो जाता है। सख्त कलमा तो उसकी जबान पर आता है नहीं, मगर इसकी ये सारी खूबियां मदारी लाल की आंखों में खटकती हैं। वो इसके कांटे को अपने पहलू से निकाल डालने की तरकीबें सोचते रहे। अमला को बरांगीख्ता करना चाहा, नाकामी हुई, मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई, ठेकेदारों को भांडने की कोशिश की, नाकाम होना पड़ा। चाहते थे कि बुस में आग लगाकर आप दूर से तमाशा देखें। अच्छा, यहाँ पर कहने लगे कि सबूत का आए अब 1 महीना हो चुका था। सबूत का बर्ताव वो बहुत अच्छा था, तो क्लर्क, अर्दली, चपड़ासी सब उससे बहुत खुश थे। और इसके अंदर दिलजोई करने का, यानी किसी अगर कोई परेशान होता है उसको हौसला देने का इतना अच्छा फितरी उसके अंदर मादा था, इतना अच्छा उसके अंदर फितरत के अंदर थी कि अगर कोई भी उसके साथ एक बार मिलता तो वो उसको अपना कर लेता, उसका गर्विदा हो जाता, उसको पसंद करने लगता। और सख्त कलमा तो वो कभी नहीं बोलता था, किसी को डांटता नहीं था वो। ये सारी जो है वो मदारी खूबियाँ उसको मदारी लाल की आंखों में खटकती थी, मदारी लाल को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो उसको अपने कांटे का अपने पहलू से निकाल डाले, इस कांटे को वो चाहता था कि उसको निकाल दे, अफसर को निकाल दे, कुछ ऐसा कर दे कि वो यहाँ से निकल जाए। वो उसने अमले को बहुत उकसाना चाहा, मगर उसको नाकामी है। मेंबरों को भी उसने भड़काया, उसने मुंह की खाई, ठेकेदारों को भी उसने जो है बहुत ज्यादा उसके खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन जो है उसको शर्मिंदा होना पड़ा। वो चाहता था कि वो जो है वो उसमें आग लगाकर, यानी वो चाहता था कि वो फसाद बर्पा कर दे, मसला खराब कर दे, मसला करके और फिर दूसरे तमाशे देखे, यानी लोगों को उसके खिलाफ भड़काना चाह रहा था, और ताकि लोग उसके खिलाफ हो जाए और फिर जो है वो पीछे से तमाशा देखे। वो लोगों को भड़का रहा है, लोग फिर उसके खिलाफ हो जाए और फिर उसके जो है वो बुला भला कहें और वो तमाशा देखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब लोग, क्योंकि सबूत अच्छा था तो सब लोग उसकी तारीफें करते थे और मदारी लाल को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सबूत से इसी तरह हंसकर मिलते, चिकनी चुपड़ी बातें करते, गोया के सच्चे दोस्त हो, लेकिन घात में लगे रहते कि कब मौका मिला और इसे नीचे दिखा। सबूत ज़हीन था, लायक था, मगर मर्दम शनास ना था। मदारी लाल को अब भी अपना रफीक और शफीक समझता था। आगे बोल रहे हैं कि मदारी लाल जो है वो सबूत से बहुत हंसकर मिलता था, उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करता था, गोया उसका सच्चा दोस्त हो, लेकिन वो जो है ताक में लगा रहता था कि उसको कब मौका मिले और वो सबूत को नीचे दिखाए। सबूत बहुत ज़हीन था, लायक था, मगर उसको लोगों की पहचानने का हुनर नहीं था। इसी वजह से वो मदारी लाल को अपना जो है रफीक और शफीक समझता था, यानी मदारी लाल को अपना दोस्त समझता था, अपना समझता था। लेकिन मदारी लाल उसके पीछे हसद में लगा रहता था और चाहता था कि बस उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखा। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी। वो किसी जरूरत से बाहर चले गए थे। इनकी मेज पर 5,000 के नोट पलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी का सामान बनवाए गए थे, उसकी कीमत थी। ठेकेदार आज वसूली के लिए तलब किया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपये मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में निकल कर देखा, सबूत का कहीं पता नहीं था। मदारी लाल की नियत में बरकशा हो गई, हसद में बदनीयती भी शामिल हो गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पलंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भर कर फौरन कमरे से निकले और चपरासी पूछा, सेक्रेटरी साहब कमरे में है या नहीं? चपरासी ने कहा, नहीं जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये फाइल लेकर जाकर सेक्रेटरी साहब के को दिखाओ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गया तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे सबूत। तो वो कहने लगे कि सबूत अपनी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा हुआ था।
वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब उनकी मेज पर 5,000 रुपए का नोट जो है वो कागज या फिर किसी चीज से बंधा हुआ रखा हुआ था, या कागज या कपड़े से ही बंधा हुआ रखा था। बोर्ड के मदरसों के लिए उन्होंने जो है वो कुछ लकड़ी का सामान बनवाया था, और ये उसकी कीमत थी। ठेकेदार आने वाला था और उनको उसको देना था। ये जो पैसे थे वो सेक्रेटरी साहब ने आज ही जो है वो खजाने से मंगवाए थे। ठीक है। अब जो है मदारी लाल ने बरामदे में निकल कर देखा तो सबूत वहां कहीं भी नहीं था। मदारी लाल की नीयत खराब हुई। उसने क्या किया, उसकी हसद जो है, उसको हसद तो थी, वो बदनीयती के अंदर कन्वर्ट हो गई। उसने, अब यहाँ मैं आपको इसको एक उस तरीके से ही बताती हूँ कि हुआ क्या। मदारी लाल गया तो सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं थे। वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे, वो कुछ लोग आए हुए थे तो वहां कचेरी में उनसे बातें कर रहे थे। अब वहां गए, 5,000 का नोट उनकी टेबल पे पड़ा हुआ था, बंधा हुआ कागज से। मदारी लाल को हुआ कि वो जो चाह रहा था, वो जो टाइम चाह रहा था कि वो सबूत को नीचा दिखाए, वो टाइम आ गया। उसकी जो है बदनीयती उसके दिल में आ गई, उसकी नीयत खराब हो गई, और उसने क्या किया, उसने वो पैसे अपने पतलून की जेब में डाल लिए और बाहर गया और चपरासी से पूछा कि सेक्रेटरी साहब हैं। तो सेक्रेटरी ने बोला नहीं, वो कचेरी में बात कर रहे हैं। मदारी लाल ने फिर क्या, एक क्लर्क को भेजा वहां पर और उससे बोला कि जाके ये फाइल सेक्रेटरी साहब को दिखा दो, ताकि उस पर शक ना हो। वो कमरे में गया, किसी को पता नहीं लगा, और पीछे से एक क्लर्क को भेज दिया कि भाई जाओ और उनकी फाइल रख दो, ताकि उस क्लर्क पर जो है वो नाम आ जाए। क्लर्क फाइल लेकर चला गया और जरा देर में लौट कर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में थे, फाइल मेज पर रखा है। मदारी लाल, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, इनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है। मदारी, तो क्या दफ्तर वाले सब के सब फरिश्ते हैं, कब किसकी नियत बदगुज़िश्ता हो जाए होती है कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छे की नियत बदलते देखा है। हम इस वक्त सभी शार नजर आते हैं, लेकिन मौके पर शायद ही कोई शार है, यानी इंसानी फितरत का तकाजा है। आप जाकर उनके कमरे का दरवाजा दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। अब जब वो क्लर्क को जो भेजते हैं, वो ये कहते हैं, जब क्लर्क वापस आता है तो कहते हैं, भाई जो है वो मदारी लाल तो अपने कमरे के अंदर मौजूद नहीं थे, मैं जो हूँ फाइल मेज पर रखा है। तो मदारी लाल पूछते हैं, वो कमरा छोड़ के कहाँ चले गए, भाई किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क कहते हैं, हमारे कमरे में, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा कौन जाता है। तो मदारी लाल से बोलते हैं कि भाई सब फरिश्ते हैं क्या, कभी किसी की नीयत खराब हो सकती है ना, छोटी छोटी रकमों पर लोगों की नीयत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे की नीयत खराब हो जाती है। फिर वो बोलता है कि अभी तो सब सही नजर आते हैं, बावकार नजर आते हैं और सही नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई किसी को भी मौका मिले तो वो गलत काम कर सकता है, इंसान का फितरत है। आप जाकर जाइए और उनका दोनों कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। क्लर्क चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझुला कर कहा, आपसे जो कहता हूँ वो कीजिए। चपरासी कोई रशी है, मनी है। चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आपका चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप इसका क्या कर लेंगे। जमानत भी है तो 300 की, यहाँ एक एक कागज लाखों का है। अब यहाँ पर जो है वो क्लर्क बोलता है कि चपरासी तो दरवाजे पर बैठा ही होगा, तो क्या जरूरत है दरवाजा बंद करने की। लेकिन मदारी लाल उसको जो है वो गुस्से में आकर बोलता है कि आपसे कहता हूँ वो काम कीजिए। चपरासी कोई रशी या मनी है, चपरासी ही कुछ लेके चले जाए तो आप क्या कर लेंगे। जो है यहाँ पे एक एक कागज जो है वो लाखों रुपए का है। वो बोलता है, तुम्हारी जमानत सिर्फ 300 रुपए की है, जबकि दफ्तर के कागजात लाखों रुपए के हैं, यानी इतनी छोटी जमानत पर इतनी कीमती कागजात की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। ये बात क्लर्क की बददियानती या लालच पर तंज है। ठीक है, ये कह के मदारी लाल उठे और दफ्तर के दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब जरा मौका मिला तो नोटों के पलंदे पतलून की जेब से निकाल कर एक अलमारी के कागजों के नीचे छुपा दिए। फिर आकर अपने काम में हमतन महव हो गए। सबूत चंद आधे घंटे में लौटा तो दरवाजा बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, ये दरवाजा किसने बंद किया है साहब, क्या मुझे आने की इजाजत नहीं है। मदारी लाल ने खड़े होकर आजाना लहजे में बोला, जनाब गुस्ताखी माफ कीजिए, आप जब कभी बाहर जाए चाहे 1 मिनट ही के लिए क्यों ना हो, दरवाजा जरूर बंद कर दिया कीजिए। आपकी मेज पर रुपयों पैसे और सरकारी कागजात बिखरे पड़े रहते हैं, न जाना किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने नहीं अभी सुना है कि आप कहीं बाहर गए हुए थे तो दरवाजे बंद करा दिए। यहाँ पर कह रहे हैं मदारी लाल उठा, क्लर्क से ये बातें कह के और गया और उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए।
जब उसको थोड़ा सा मौका मिला तो उसने पतलून की जेब में से वो पैसे निकाले और अलमारी के अंदर रख दिए। फिर आकर अपने काम में महव हो गया, अपने काम करने लगा। सबूत चंदर कुछ आधे घंटे के बाद आया तो उसको दरवाजे बंद दिखे, तो उसने मुस्कुराकर बोला, क्या भाई ये दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं? क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है? तो मदारी लाल उसको एक नसीहत भरे अंदाज में कहता है, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन आप अगर कहीं बाहर जाएं चाहे 1 मिनट के लिए तो अपने दरवाजे बंद कर लिया करें, क्योंकि आपकी जो मेज है उस पर पैसे रखे होते हैं, कुछ कागजात रखे होते हैं इम्पोर्टेंट। अगर ना जाने किसी की वक्त भी किसी की नीयत बदल गई, मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए थे तो मैंने दरवाजे बंद करा दिए। सबूत दरवाजा खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थी। दफातन ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सबूत कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा इंतजार करता 10 बजे ही रुपये मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखता लाया हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं सबूत दरवाजा खोल के कमरे में गया, उसने सिगरेट पी, मेज पर नोट रखे थे कि नहीं उसने ये नहीं देखे। फिर थोड़ी देर में ठेकेदार आया, उसने सलाम किया। सबूत कुर्सी से उठा और उससे कहने लगा, भाई तुमने बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे ही मैंने पैसे मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाया? तो उसने बोला, हाँ हाँ लेके आया। सबूत, तो ये रो प्यालो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तो ये रुपया लो, तुम्हारे काम से बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी खराब इस्तेमाल की है और कोई चीज साफ नहीं है। अगर ऐसा काम किया करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। फिर सबूत उस पर थोड़ा गुस्सा करता है कि भाई ये लो पैसे लो, और ऐसे ही बोलता है अभी, मतलब अभी उसने पैसे दिए नहीं है। फिर बोलते हैं, मैं तुम्हारे काम से ज्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने लकड़ी भी खराब इस्तेमाल की और जरा साफ भी नहीं है। अगर तुमने ऐसे ही काम दोबारा किया तो तुम्हें ठेकेदारों के रजिस्टर से नाम निकाल दूंगा। ये कह के जब सबूत ने मेज पर निगाह डाली तो नोटों का पलंदा ना था, शायद किसी फाइल के नीचे दब गया। कुर्सी के करीब के कागजात उलट पुलट कर डाले, मगर नोटों का पता नहीं था। नोट कहाँ गए? अभी यहीं तो मैंने रख दिए थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटे पुलटने लगे। दिल में जरा सी धड़कन होने लगी। सारी मेज का कागजात छान डाले, परंदा का पता नहीं था। वो कुर्सी पर बैठ कर आधे घंटे के वाकयात और हरकत का तबसरा करने लगे। चपरासी ने नोटों का परंदा लाकर मुझे दिया। खूब याद है, भला ये भूलने की बात है, इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यही मेज पर रख दिया था, गिना तक नहीं। इतने में एक वकील साहब आ गए। पुरानी मुलाकाती ऐसे बातें करता हुआ जरा इस दरख्त के नीचे चला गया। फिर कहने लगे, जैसे ही उसने ये बातें कि लकड़ी खराब है, अगर तुमने जो है वो सही काम नहीं किया तो अगली बार तुम्हारे ठेकेदारों के नाम से निकाल दूंगा। ये कहते ही जब उसने नोटों का रुपया उसे देना चाहा और मेज पर नजर डाली तो परंदा वहां नहीं था, नोट वहां नहीं थे। फिर उसने बोला, शायद किसी फाइल के नीचे रह गए हो। कुर्सी के करीब कागजात जितने भी उलट पुलट थे वहां उलट पुलट के देखे, नोटे नहीं थे। उसने बोला, ये नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहीं रखे थे, कहाँ जा सकते हैं? फाइल को उलट पुलटने लगा, उसकी दिल में धड़कन थोड़ी तेज होने लगी। सारी मेज के कागजात छान डाले, परंदा नहीं दिखा। फिर वो कुर्सी पे बैठा और आधे घंटे के पीछे वाकयात को पीछे से देखने लगा। चपरासी आया था, मैंने परंदा लिया था, ये मुझे याद है, ये कोई भूलने की बात है। और फिर मैंने नोटों को लेके बेस पे रखा था, मैंने अभी गिना भी नहीं था। फिर एक वकील साहब आ गए थे, तो क्योंकि वो मेरे पुराने जानने वाले थे तो उनसे बातें करता हुआ मैं दरख्त के नीचे चले गया था। यहाँ तो बलंदा रखा हुआ था, खूब अच्छी तरह याद है। फिर नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में भी नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ गए? शायद दफ्तर में से किसी ने एहतियातन उठा के रख दिया हो। यही बात है ना, मैं नाहक इतना घबरा गया। फौरन दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से कुछ नोट तो कहीं नहीं रखवा दिए? मदारी लाल ने इस्तेजाब से पूछा, क्या आपकी मेज पर नोट थे? मुझे तो खबर नहीं। अभी मुंशी सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे तो आपके कमरे में ना देखा। मैंने सुना कि आप किसी से बातें करते चले गए तो दरवाजे बंद करवा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे? तो फिर कहने लगे, यहाँ तो फिर वो जब अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना,
तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक गिवन है, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है, हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना। तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। यहाँ पे अब वो बात हो रही है कि जब वो पीछे पिछले अपने आधे घंटे का रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर उनको जब सारी बातें याद है, उन्होंने बोला नहीं, नोटों का ब्लेंडर तो यहीं रखा हुआ था, मुझे अच्छी तरीके याद से। नोट कहाँ गायब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कोई नोटों के परिंदे को कहीं पे भी नहीं रखा, संदूक में भी ही ना, अलमारी के अंदर रखा ना, कहीं पर रखा। तो फिर वो जा कहाँ सकते, हो सकता है दफ्तर में किसी ने उठाकर रख दिया हो। मैं बिला वजह का घबरा गया, मैं उसने फिर जाके दफ्तर में पूछा मदारी लाल से, आपने मेरे मेज पे से कुछ जो है नोट कहीं रख दिए हैं क्या? मदारी लाल ने जो है हैरत के अंदाज में पूछा, आपकी मेज पर नोट? मुझे तो कोई खबर नहीं है। मुंशी सोहन लाल जो कि क्लर्क थे जिससे उसने फाइल रखवाई थी, वो फाइल लेके गए थे आपके कमरे में, आपको कमरे में ना दिखा। मैंने सुना कि आप किसी से बातें करते चले गए, तो मैंने सोचा कि दरवाजा बंद करवा दूं। क्या कुछ कोट नोट नहीं मिल रहे? वो सबूत से पूछने लगा। सबूत? अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, गजब हो गया। आपने मेज पर देख लिया सबूत? जनाब 15 मिनट से परेशान मदारी लाल चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया है। सबूत आए, जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे हवास दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे अब आगे बात हो रही है कि सबूत जो है बोलते हैं, अरे भाई 5,000 रुपए थे, अभी अभी चेक बनवाया था। मदारी लाल अपना सर पीटता है, अरे भगवान, जो है 5,000 रुपए थे, आपने मेज पर देख लिया? सबूत बोलते हैं, 15 मिनट से तो मैं वहीं देख रहा हूँ, चपरासी से पूछ लिया कौन कौन आया था। मदारी लाल बोलता है, आए आप लोग भी तलाश करें, मेरे तो अभी जो है वो हवास काम नहीं करें। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे में सरगर्म तलाश हुआ, मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए, मगर नोटों का पता नहीं लगा। नोट गायब हो गए थे, इसमें कोई शुबा की गुंजाइश न थी। सबूत ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी हैबत ही बदल गई, जैसे मस्क हो गए हो। मदारी लाल ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, गजब हो गया, आज तक कभी ऐसा सानहा ना हुआ। मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी दिल्ली की चीज़ भी गायब नहीं हुई। मैंने आपको देखा, मैं पहले ही दिन मुतनबा कर दिया था कि यहाँ ज़रा होशियार है, मगर शुंडी थी, ख्याल ही न रहा। ज़हूर बाहर से कोई आदमी आया, पलंदा लेकर गायब हो गया। चपरासी की खता यही है कि उसने आदमी को कमरे में जाने क्यों दिया। वो लाख कसमें खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं उसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता। सिर्फ मुंशी सोहन लाल एक फाइल लेकर आपके कमरे में गए थे, मगर दरवाजे से ही झाँक कर चले आए। अच्छा, अब क्या हो गया कि सारा दफ्तर जो है वो बहुत शिद्दत से तलाश करने लग गया। कमरे के अंदर सेक्रेटरी साहब की सारी अलमारियां देखी, संदूक देखी, नोट कहीं नहीं मिले, नोट गायब हो गए थे। इस बात में कोई भी जो है वो शुबा नहीं था, कोई भी इस बात में शक नहीं था कि नोट गायब हो गए। समूद ने एक लंबी सी सांस ली, कुर्सी पे बैठा। उसने उसकी जो अचानक से हैबत ही बदल गई थी, यानी उसका जो रौब और खौफ था वो अचानक से बिल्कुल तब्दील हो गया था। सूरत उसकी तब्दील हो गई थी, उसकी चेहरा बदल गया था। मदारी लाल से अंदरदाना अंदाज में बोला कि जो है गज़ब हो गया, आज तक कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी कोई चीज़ गायब नहीं हुई। एक धेली की चीज़ गायब होनी, धेला पुराने ज़माने का एक छोटा-सा सिक्का कहलाता था। कहते हैं मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था इस बात से कि आप होशियार रहें, मगर आपने जो है मगर शुंडी थी, क्योंकि ये मुकद्दर के अंदर था, तो ख़याल ही नहीं रहा।
वो ये कहने लगा, मदाइलाल मैंने आपको जो है वो होशियार कर दिया था, मगर आपने ख्याल नहीं रखा, और क्योंकि ये मुकद्दर के अंदर था तो वो हो गया। ज़रूर बाहर से यहाँ पे कोई आया होगा, उसने परिंदा लेकर चले गया होगा। अगर चपरासी ये बार बार भी कहे कि कोई बाहर का आदमी नहीं आया है, लाख खसमें भी खाए, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। बस मुंशी सोहन लाल गए थे और फाइल देख कर, लेकिन जब क्योंकि उन्होंने आपको कमरे में नहीं पाया तो वो बाहर से ही झाँक कर वापस आ गए थे। सोहन लाल ने कहा, जी हाँ, मैं तो अंदर कदम भी नहीं रखा। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा। मदारी लाल, आप नाहक कस्में खाते हैं। मैं से आपसे कोई कुछ कहता है, सबूत के कान में बैंक में आपका कुछ रुपया हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिया जाए, वरना सब बदनामी होगी, नुकसान तो होगा। इसके साथ खफत क्यों उठानी पड़े? सबूत चंदर ने दर्दनाक लहजे में कहा, बैंक मुश्किल से तो 400 रुपए होंगे भाईजान, रुपए होते तो क्या काम था। समझ लेता, जैसे 50,000 होते, 25,000 उड़ा दिए, वैसे ही 5,000 हो गए, मगर मैं तो कराच। अब सोहन लाल ने बोला, भाई मैंने तो अंदर कदम नहीं रखा, जवान बेटे की कसम खाता हूँ, मैं अंदर नहीं गया। मदाइल बोलता है, आप बबला वजह की कसम खाते हैं, आपको कुछ कुछ कहता है। फिर मदाइल लाल जो है वो सबूत के कान में कहते हैं, अगर आपके बैंक में कुछ छुपे हों तो आप निकाल लें, वरना बहुत ही बदनामी होगी और नुकसान तो साथ होगा। तो फिर क्यों शर्मिंदगी उठानी पड़े अगर आपके पास पैसे हैं? तो सबूत जो है वो दर्दनाक लहजे में बोलता है, बैंक में तो मुश्किल से 200-400 रुपए मेरे पास पड़े हैं, अगर मेरे पास रुपये होते तो क्या ही गम होता मुझे। जैसे मैंने 25,000 रुपये उड़ा दिए थे, वैसे मैं 50,000 रुपये भी दे देता, लेकिन मैं तो जो हूँ वो गरीब हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा मदारी लाल बोलते हैं कि अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ खास वो सबूत बोलता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं दे सकूं। इस रात को सबूत चंदर ने खुदकुशी कर ली। इतने रुपयों का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल था। पर्दाए मौत के सिवाय उन्हें कोई कुफ़्वत, निदामत, बदगुमानी, ज़िल्लत को छुपाने की और कोई आड़ न थी। अब मैंने आपको बताया था कि अब ये आपको चैप्टर में पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया। सबूत ने खुदकुशी कर, कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी बदनामी होती, उसको ज़िल्लत से बचने के लिए उसने खुदकुशी कर। अब क्या किया है मदारी लाल ने, उसे ये बात सोचनी चाहिए कि उस तो सिर्फ उसको नीचा करना चाहता था, लेकिन उसको बदनाम करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, सबूत चंदर ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो इस पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकता था। उसको मौत के सिवा कोई सिवा अपनी शर्मिंदगी, पेशमानी, अफसोस, शक, गुमान और रुसवाई और बेइज्जती के अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आया, और उसने खुदकुशी कर ली। दूसरे दिन अर्ली सुबह चपरासी ने मदारी, अब ये चौथा बस मंजर है कि दूसरे दिन अर्ली सुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी लाल को रात भर नींद आई थी, घबरा कर बाहर है। चपरासी, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर टूट पड़ा और छुरी फेर ली। जी हाँ, सवेरे मालूम हुआ है, पुलिस के आदमी जमा है, आपको बुलाया है, लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टर मुआयना होने वाला है। अब क्या होता है, सुबह सुबह चपरासी मदारी लाल के घर पर आवाज देते हैं। मदारी लाल रात भर सो नहीं पाए, जाहिर सी बात है उसने गलत काम किया, और जो गलत काम करता है उसको चैन की नींद कभी नहीं आती, ये बात हमेशा याद रखिए। अब चपरासी जाता हुआ बोलता है, हुजूर बहुत गजब हो गया, सेक्रेटरी साहब ने तो अपनी गर्दन पे छुरी फेर ली। मदारी लाल को ऐसे लगा कि उसके ऊपर बहुत कुछ टूट पड़ा, बहुत उसको कुछ समझ में नहीं आया। कहते छुरी फेर ली? जी हाँ, सवेरे मालूम हुआ है, पुलिस के आदमी वहाँ जमा है, आपको भी बुलाया जा रहा है। फिर वो पूछते हैं कि लाश कहाँ पर है, तो बोलते डॉक्टर का मुआयना होने वाला है लाश का। बहुत से लोग जमा है, मदारी लाल पूछे। सब बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं लाश की। यहाँ पर कुछ जो है वो गलत सही से लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लगा है लाश की जो है वो आगे पीछे है। और फिर वो बोलता है, बाबूजी बोलते हैं, कैसा भला मानस हीरा आदमी था, लाश की तरफ देखे नहीं बनता, बोलता है बाबूजी। फिर कहते हैं, कैसा भला मानस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे दो बच्चे, एक बड़ी लड़की है, बेहाने लायक। बाबूजी को लोग कितना रोक रहे हैं, बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसे नहीं जो आंखें रुमाल से ना पोंछ रहा है। अभी कितने ही दिन हुए थे, पर सबके साथ मेल झूल हो गया था। रुपये की तो इन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल थे। फिर कहते हैं, जब वो पूछता है कि बहुत जो है लोग आए हुए, तो बोलते हैं बड़े बड़े अफसर आए हैं, लाश की तरफ देखा नहीं जाता। कैसा जो है वो नेक और शरीफ आदमी था, हीरा आदमी था।
सब लोग रो रहे हैं देख के। उसके तो दो दो छोटे बच्चे थे, दो लड़के थे उसके छोटे छोटे, और एक बड़ी लड़की है जो शादी के लायक है, और जो उसकी बीवी है वो, उसको लोग कितना भी रो रहे हैं, वो बार बार लाश के पास आ रही है। जो आंखें रुमाल कोई ऐसा नहीं है जो अपनी आंखें रुमाल से ना पोंछ रहा, क्योंकि सब लोग रो रहे हैं। अभी तो आया था लेकिन सबसे उसकी मेलजोल हो गई थी। रुपए उसको पैसों की तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, बहुत ही फयाज खुले दिल का मालिक था। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगे, दरवाजे की चौखट पकड़ अपने आप को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। बहू जी बहुत हो रही थी, कितने लड़के बदलाए तुमने? हुजूर दो लड़के हैं और एक लड़की, लड़की सियानी होगी, जी हाँ बयाने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंख सूज उठी है। अब यहाँ मदारी लाल को ऐसे लगा कि चक्कर आ रहे हैं उसे। उसने चौखट का दरवाजा पकड़ा, और फिर वरना तो वैसे गिर ही पड़ते। बहू फिर बोलते हैं, मदारी लाल बहू जी बहुत ज्यादा रो रही है, फिर तो बताओ जरा तुमने कितने बेटे बताए? फिर वो कहते हैं हुजूर दो लड़के और एक लड़की है। फिर वो बोलते हैं मदारी लाल बेटी होशियार होगी, कहते हैं हाँ बिहाने लायक है, शादी के लायक है। रोती रोती उसकी आंखें सूज गई हैं। नोटे के बारे में भी बातचीत हो रही होगी, मदारी लाल पूछते हैं। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगाजी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, मगर शायद आपकी सलाह लें। सेक्रेटरी साहब ले कहें कि मेरा शक किसी पर नहीं तो अब तक तहलका मच गया होता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए? हाँ साहब, मालूम होता है कि छुरी बार ने बखत उन्हें याद आया कि सब दफ्तर गिरफ्तार हो जाएगा, बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में मेरा भी जिक्र है, तुम्हें ये क्या मालूम होगा? हुजूर अब मैं क्या बताऊं, मगर इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। अब बोलते हैं मदारी लाल के नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने जो खुदकुशी की वो नोटों की वजह से की। कह रहे हैं जी हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि दफ्तर के ही किसी का काम है, और दरोगाजी तो सोहन लाल को, वो जो क्लर्क था जिससे उन्होंने फाइल लिखवाई थी, उसको गिरफ्तार करना चाह रहे थे, मगर वो कह रहे हैं कि शायद आपकी सलाह लें इस चीज में। सेक्रेटरी साहब लेकिन लिख कर गए हैं कि मेरा शक किस पे नहीं है, वरना तो अब तक बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाता, सारा दफ्तर ही बसता। तो फिर वो बोलने लगे मदारी लाल सेक्रेटरी साहब को खत लिख कर छोड़ के गए? वो कहते हैं जी हाँ, मालूम होता है कि छुरी पीटते वक्त उन्हें याद आया और कि सब कोई गिरफ्तार ना हो जाए, तो वो कलेक्टर साहब के नाम पर एक चिट्ठी लिख के गए। तो फिर वो बोलते हैं मदारी लाल मेरा उसमें कोई जिक्र है, तुम्हें मालूम है? तो जो है चपरासी उनसे बोलता है अब मैं क्या बताऊं, इतना सब लोग कह रहे हैं कि आपकी बहुत तारीफ की है उन्होंने। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से आंसू के दो बड़े कतरे टपक पड़े। मैं और वो एक साथ के पड़े हैं, 8-10 साल तक साथ रहना, साथ उठते बैठते, साथ खाते, बस इसी तरह थे जैसे दो सगे भाई हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, ये तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया? नहीं साहब, कहाँ ना, अभी लाश का डॉक्टर मुआयना होगा, मगर अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी आता। हमारे दफ्तर के ये सब लोग आए गए होंगे। जी हाँ, कई आदमी आ गए वही जो इस मोहल्ले में रहते हैं। अब यहाँ पर जब उनको पता लगा कि सब लोग कह रहे हैं कि उसने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उनकी बहुत तारीफ लिखी है, तो मदारी लाल की सांस बहुत ज्यादा तेज होने लगी और उनकी आंखों से दो बड़े आंसू टपके, और कहने लगे, फिर वो उसको बताने लगी कि मैं और वो साथ पढ़े थे, हम एक साथ 10 साल से साथ थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे, हम दोनों सगे भाइयों की तरफ थे। फिर बोलते खत में मेरी तारीफ लिखी है, तुम्हें क्या मालूम होगा? फिर वो कहते हैं कि आप चल रहे हैं तो देख लीजिएगा। फिर बोलते कफन वगैरह का इंतजाम हो गया? तो बोलते नहीं साहब, अभी लाश का मुआयना होना है, जब मुआयना हो जाए तो फिर जो है कफन वगैरह का इंतजाम होगा। फिर वो पूछते हैं कि दफ्तर से सारे लोग भी आ गए हैं? तो हाँ, वो लोग आ गए हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे पुलिस वालों ने मेरे बाबा तो सवाल जवाब नहीं किया? जी नहीं, किसी ने भी नहीं। मदारी लाल जब सबू चंदर के घर पहुंचे तो कई अफसर और मोहल्ले के अजीजीन जमा थे। मदारी लाल को ऐसा मालूम हो कि सब उनकी तरफ बदगुमानी की नजरों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें फॉर्म लाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें, और सबके बयान लिख चुका। मदारी लाल ने इतनी होशियारी से अपना बयान दिया कि इंस्पेक्टर पुलिस भी उनकी कानूनी नुक्तादानी का मुतरफ हो गया। साया बयान में एक लफ्ज भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ कर सके। अब क्या? फिर वो चपरासी से पूछते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में तो कोई सवाल नहीं पूछा पुलिस ने? तो कहते नहीं नहीं, किसी से आपके बारे में सवाल नहीं पूछा। अब मदारी लाल सबूत चंदर के घर पर गए तो वहाँ अफसर और मोहल्ले के लोग पे जमा थे। अगर किसी के दिल में खोट होता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि सब लोग उसको देख रहे हैं। तो मदारी लाल को जब वहां से जा रहा था तो उसको ऐसा लगा कि सब लोग उसको बदगुमानी से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे बनाया कि मैंने सबका बयान ले लिया, आप भी अपना बयान लिखवा लें।
मदारी लाल इतने होशियार थे, उसने होशियारी से अपना बयान दिया कि जो है इंस्पेक्टर भी उनकी कानूनी बारीकियों और कानूनी एवं महारत को तस्लीम कर गया और उनकी तारीफ करने लगा। सारे बयान में एक लफ्ज भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ हो। या अचानक से मरहूम के दोनों बच्चे जो है रोते रोते मदारी लाल के पास आए। चलिए कहने लगे, चलिए आपको अम्मा जी बुला रही हैं। दोनों मदारी लाल से बहुत ही जो है वो जानते थे मदारी लाल को, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अब्बा उनके जो अब्बू थे वो मदारी लाल के दोस्त थे, तो वो दोनों मदारी लाल को अच्छी तरीके से जानते थे। मदारी लाल को सबूत चंदे की बीवी से कभी बातचीत करने का इत्तेफाक ना हुआ था। ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा, कहीं उसको मुझ पर शुबा तो नहीं, कहीं सबूत ने मेरी निस्बत शक तो जाहिर नहीं किया। कुछ घुस के कुछ डरे अंदर दाखिल हुए तो बेवा का नाला और खराश सुनाई दिया। यही उन्हें देखते ही बेकस बेवा नाला और दर्द का कोई दूसरा सूता खुल गया। लड़की ने आकर उन पर प्रणाम किया और उनके लिए एक कुर्सी रखकर खड़ी हो गई। दोनों लड़कों ने भी उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को इन तीनों की नजरों में ऐसी बेकसाना इल्तिजा भरी हुई मालूम हुई कि वो उनके सामने देख न सके। अब कह रहे हैं मदारी लाल की कभी भी जो है वो सबूत की बीवी से बात करने का इत्तेफाक नहीं होता। जब सबूत की बीवी ने उन्हें बुलाया तो उनकी धड़कन बहुत तेज हुई। वो कहने लगे, कहीं सबूत ने मेरी तरफ से कोई शक जाहिर तो नहीं किया था। फिर वो थोड़ा सा झुक के फिर डरे, फिर वो अंदर दाखिल हुए तो जो है जो उनकी बीवी थी उनके आहुजारी और रोना धाना स्टार्ट हो गया और पहले से ही स्टार्ट था। और जब मदारी लाल को उन्होंने देखा तो उनका जो ये रोना धोना है वो और भी बढ़ गया। लड़की ने आके उनको सलाम किया, कुर्सी रखी, वो कुर्सी और फिर बैठ गई। दोनों लड़कों भी वहाँ पे खड़े हो गए। मदारी लाल को ऐसे लगा कि वो तीनों उनसे जो है वो इंतहाई आजाना और बेबसी के साथ दरख्वास्त कर रहे हैं और तो वो उनके सामने देख भी ना सके, उन लोगों को देख भी ना सके। उनका नफ्स उन्हें नफरत करने लगा। जिन गरीबों को उन पर इतना एतमाद, इतना भरोसा, इतना अकीदत, इतनी यकानत है, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों पर भरा पूरा खानदान खाक में मिल गया। इन गरीबों का अब हश्र क्या होगा? लड़की की शादी करनी है, कौन करेगा? बच्चों की तालीम में तरबियत का कौन बार उठाएगा? मदारी खुद अपनी नज़रों में इतनी जलील हुए, उनके दिल ने इतना धुतकारा कि उनकी ज़बान से तशफ़ी का एक लफ्ज़ न निकला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया उनके चेहरे पर कोई स्याह और बदनुमा दाग लगा हो, गोया उनका कद छोटा हो गया हो। वो सबूत चंदर का सिर्फ परेशान करना चाहते थे, उनका ये अंजाम होगा शायद उनका गुमान भी नहीं था। अब कह रहे हैं कि मदारी लाल का जो है नफ्स उनको बददुआ लेने लगा, उनको लानत करने लगा। वो कह रहे हैं जिन गरीबों को उन पर इतना भरोसा है, एतबार है, वो उनसे इतना मोहब्बत करते हैं, इतना उनको इत्तेहाद है, इतना जो है वो उन पर एहतराम करते हैं उनका, उन्होंने उन्हीं की गर्दन पर छुरी कर दी। उनका पूरा जो है वो भरा बुरा भला खानदान को उनको खाक में मिला दिया। अब इन गरीबों को क्या होगा? लड़की की शादी कौन करेगा? बच्चे की तालीम कौन करेगा? मदारी लाल अपनी नज़रों में इतनी जलील हो रहे थे और उनका दिल उनको खुद को इतना रद्द कर रहा था, उनकी बेइज्जती कर रहा था, उनको धुतकार रहा था कि उनके दिल से कोई भी एक भी तसल्ली का लफ्ज़ ना निकला। उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके चेहरे पर काला दाग लगा दिया, उनका कद अचानक से छोटा हो गया है। वो वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते कि सबूत चंदर मर जाए, वो सिर्फ उसको परेशान करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा अंजाम होगा उनको ये बात पता भी नहीं थी। मजरू बेवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी हम लोग को वो मंझदार में छोड़ गया। अगर मुझे मालूम होता कि दिल में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास से जो कुछ था सब उनके कदमों पर रख दी थी। मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। आप ही के जरिए कोई महाजन ठेक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें इतना भरोसा था कि बयान नहीं कर सकती। अब कह रहे हैं कि बेवा सिसकते हुए कहने लगे, भैया जी वो हम ये जो सबूत चंदर की बीवी बोलने लगी, हमें मंझदार हमें बीच दरिया में छोड़ गए। अगर मुझे ये बात पता होती कि वो मरने का सोच गए हैं तो मैं उनके कदमों में जो मेरे पास था वो सब रख देती। मुझसे तो वो ये कह रहे थे कि इंतज़ाम हो जाएगा और वो ये कह रहे थे कि मैं मदारी लाल से ही जो है सूद पर कुछ पैसे ले लूँगा। उनको आप पर बहुत भरोसा था, इतना भरोसा कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कोई कोई उनके दिल पर नश्तर चला रहा है, कोई छुरियाँ चला रहा है। उनके हलक में ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज़ फंस गई है।
बेवा ने फिर कहा, रात सोते हुए खूब हंस रहे थे, मामूल के मुताबिक दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर तक हारमोनियम बजाया। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी किस्म का शुबा होता। मुझे मुतफक्किर देखकर बोले, तुम नाहक घबराती हो, मदारी लाल से पुरानी मुलाकात है, आखिर वो किस दिन काम आएगा मेरे साथ, कि खेले हुए हैं, शहर में उनकी खासी इज्जत है, रुपयों का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब उनका इरादा पलटा। मैं नसीबों चली ऐसी सोई कि रात को संगी तक नहीं। क्या जानती थी कि वो अपने जान पर खेल जाएंगे। अब वो कहने लगी, बेवा दोबारा कहने लगी, रात को तो वो बिल्कुल ठीक थे, हंसते हंसते सोए हैं, मामूल के मुताबिक उन्होंने दूध पिया, बच्चों को भी प्यार किया, हारमोनियम बजाया, ऐसा कोई शिबा नहीं हो रहा था। मुझसे कहते हैं, तुम बिला वजह का परेशान होती हो, नाहक बिला वजह का घबराती हो, क्यों परेशान होती हो? मदारी लाल से मेरी पुरानी बातचीत है, वो किस दिन काम आएगा, मेरे साथ खेला हुआ है, काफी इज्जत है उसकी यहाँ पे, वो आसानी से रुपयों का इंतजाम हो जाए। फिर जाने उनके क्या इरादा पलटा, और मैं नसीबों की जली ऐसी सोई कि मैं फिर रात भर जागी ही नहीं। मुझे क्या पता था कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा मकान तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया पर जोश अश्क न रोक सके। मेवा ने आंखें पोंछ कर फिर कहा, बाबूजी, कुछ जो कुछ होना था वो हो चुका है, लेकिन आप इस बदमाश का पता जरूर लगाएगा जिसने हमारा सत्यानाश किया। दफ्तर के किसी आदमी की हरकत है, वो बहुत सीधे साधे आदमी थे, मुझसे यही कहते रहते, मेरा किसी पर शुबा नहीं। आज से सिर्फ यही इंतजा करती हूँ कि इस बदमाश को बच कर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद रिश्वत देकर उसे छोड़ दें, आपको देख कर उनका ये हौसला ना होगा। अब हमारे सर पर आपके सिवा और कौन है? किसने अपना दुख किससे अपना दुख कहे? लाश ये कि ये दुर्गत होनी ही लिखी थी। मदारी लाल के सर में ऐसे चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। अब बोलते हैं कि मदारी लाल को ऐसा लग रहा था कि मकान तैर रहा हो। उन्होंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, लेकिन उनके जो है वो आंसू रोक ना पाए। बेवा ने आंसू पोंछकर कहा, बाबूजी, कुछ होना होता तो हो जाता, जो कुछ होना था अब तो वो हो गया। आप लेकिन उस बंदे का पता करें, उस जलील आदमी का पता करें जिसने हमारे साथ ऐसा किया है, उस कानून तोड़ने वाले, उस बदकिरदार आदमी का पता करें जिसने हमारा सत्यानाश कर दिया। मुझे लगता है कि दफ्तर में से ही किसी की हरकत है ये। मेरे जो शौहर है वो बहुत ही सीधे आदमी आते थे, उनको किसी पर शुबा नहीं था। आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उस आदमी का पता लगाएं। पुलिस तो शायद रिश्वत देके उसे छोड़ दे, आपको देखकर उनका ये हौसला ना होगा। आप हमारे सर पर आपके सिवा कोई नहीं है, हम किससे अपना दुख कहें? कहने लगे, लाश की तो ये दुर्गत होनी ही थी, इस लाश के साथ ऐसा बुरा सलूक होना पहले से ही मुकद्दर में तय था। मदारी लाल को जब ये बात सुनी, सारी बात, तो उसे चक्कर आने लगे और वो उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। अब पांचवा पस मंजर बताया हुआ। तीसरे पहर लाश का मुआयना खत्म हुआ, जनाजा नदी की तरफ चला। सारा काम और हजारों सारे हुक्काम सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। चिता के मरासिम लड़कों के साथ अदा होने चाहे थे, मगर लड़के नाबालिग थे। बेवा चलने तैयार ही हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये फर्ज मुझे अदा करने दो, तुम किरिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सबूत मेरे भाई थे, जिंदगी में मैंने उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे अपना दोस्ताना और बरादराना फर्ज अदा करने दो, आखिर मेरा भी तो उन पर हक है। अब कहने लगी कि जो है दोपहर के बाद का वक्त था, सब जनाजे को लेकर नदी की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि वो जो है हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका जो है वो चिता होता है, यानी लकड़ियों का ढेर होता है, इसमें मैयत को जलाया जाया जाता है, इसको चिता कहते हैं। अब वो कह रहे हैं इसको लड़कों को अदा करना था, मगर लड़के जो थे वो नाबालिग थे, यानी उनकी उम्र इतनी नहीं थी, अकल उनके अंदर इतनी थी, लिहाजा जो है बीवी ने बोला कि मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मदारी लाल ने बोला कि बहू जी, ये फ़र्ज़ आप मुझे अदा करने दें, अगर आप किरिया पे बैठ जाएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सबूत मेरा भाई था, ज़िंदगी में उनके साथ कुछ ऐसा सलूक है जो मैं ना कर सका। अब मैं ज़िंदगी के बाद मुझे अपना दोस्ताना और बरादराना फ़र्ज़ अदा कर लेने दें। कह रहे हैं कि मैं कुछ ज़िंदगी में उनके साथ इतना अच्छा सलूक नहीं कर सका, तो मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद उनके दोस्ताना और बरादराना फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। तो मैं आखिर मेरा भी तो कुछ उन पर हक है, मैं दोस्त हूँ उनका, और मेरा कुछ ऐसा था कि मैं उनके साथ ज़िंदगी में नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो दोस्ताना और बरादराना फ़र्ज़ अदा करूँ। बीवी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा वफा परवर दिल दिया है बाबूजी, नहीं तो मरने पर कौन पूछता? बाबूजी,
नहीं तो मरने पर कौन पूछता है। दफ्तर के आदि आदमी जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठो भी ना आए, जरा दिल को ढारस होती। फिर वो यहाँ पे कहने लगे, अल्लाह, बीवी कहने लगी, आपको भगवान ने बहुत ही वफादारी और मोहब्बत भरा दिल दिया है, वरना मरने के बाद कौन पूछता है। दफ्तर के वो आदमी जो रात रात भर तक खड़े रहते थे और हाथ बांध कर, वो झूठे भी पूछने ना आए कि दिल को हमारे थोड़ी धारसी हो जाती। मदारी लाल ने वह क्रिया की, 13 दिन तक संस्कार करते रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ, ब्राह्मणों ने भोजन किया, फकीरों को गल्ला तकसीम किया, करीबी अहबाब की दावत हुई और सभी अखराजात मदारी लाल ने अदा किए। बेवी ने हरचंद इसरार किया, आपने जितना किया इतना ही बहुत है, अब मैं आपको और ज़्यादा बार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई अदा करे। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में लोगों ने उनकी तारीफ करने लगे कि दोस्त हो तो ऐसा। अब यहाँ लिखा है कि मदारी लाल ने वहाँ क्या की। अब ये हिंदुइज्म मज़हब में है कि हिंदू मज़हब में मरने के बाद की मजहबी रस्मात को संस्कार कहते हैं। यहाँ पे 13 दिन की ये रस्मात होती हैं। पहले दिन मैयत को गुस्ल देना, जनाजा उठाना, चिता जलाना होता है। तीसरे दिन हड्डियाँ इकट्ठी करना, 10वें दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाना, पूजा पाठ करना और 13वें दिन सबसे बड़ी रस्म होती है, भोज यानी बड़ी दावत होती है। फकीरों को खाना दिया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो मदारी लाल ने पूरा 13 दिन तक अपनी फौजशुदा दोस्त की तमाम मजहबी रस्मात खुद अंजाम दिए। अब कह रहे हैं कि मदारी लाल ने इतना कुछ किया तो बीवी ने उनसे बहुत कहा कि आपने जितना कर लिया है हमारे लिए बहुत है, अब आपको इससे ज़्यादा हमारे लिए भोजन होना है या इससे ज़्यादा हमारे लिए काम करने की लिए ज़रूरत नहीं है। दोस्ती का जो हक था वो आपने इतना ज़्यादा निभा दिया, अब इससे ज़्यादा कितना ही कोई निभा सकता है। मगर मदारी लाल ने उनकी नहीं सुनी और सारे शहर मदारी लाल की बहुत तारीफ करने लगा कि दोस्त हो तो भाई मदारी लाल जैसा हो। लेकिन मदारी लाल ने क्या किया था, वो सिर्फ वो खुद जानता था। 16वें दिन यानी 16 दिन बेवा ने मदारी लाल से कहा, भैया आपने हमारे साथ जो सलूक और एहसान किया उनसे हम मरते दम तक सबक दोष नहीं हो सकते। आपने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता तो नहीं मालूम हमारी क्या गत होती। इसी तरह कभी कभी याद कीजिएगा, हमें ज़्यादा दीजिए कि घर चाहे वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा, कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी की ज़िंदगी किसी तरह ज़िंदगी के दिन कट जाएंगे। अब यहाँ पे कह रही हैं 16वें दिन में जो है सबूत की बीवी में मदारी लाल से कहते हैं कि भैया आपने जो हमारे साथ किया है उसको मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ। मरते दम तक इसकी जिम्मेदारी जो है वो मरते दम तक हम इससे को नहीं भूल सकते। आपने हमारे सर पर अगर हाथ नहीं रखता होता तो मैं क्या करती। कहने लगी कि आप इसी तरह हमें कभी कभी याद कर लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मैं जा रही हूँ देहात, जा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा खर्चा कम होगा लेकिन खेती बाड़ी कर लूँगी मैं। वो कहती है किसी न किसी तरह ज़िंदगी हमारी कटी जाएगी। मदारी लाल फिर उससे पूछने लगा कि घर पर कितनी जायदाद है। बेवा जायदाद क्या है, कच्चा मकान है और 10-12 बीघे काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत ही नहीं आई। तो मदारी लाल उनसे पूछने लगता है कि भाई जायदाद आपकी कितनी है। तो बेवा कहती है जायदाद तो क्या है, ये हमारा छोटा सा कच्चा मकान है और 10-12 जो है वो भीग ज़मीन पर खेती बाड़ी है हमारी। सही है, पक्का मकान हमने बनवाना शुरू तो किया था मगर इतने पैसे नहीं थे तो वो अभी अधूरा ही पड़ा है। 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए और अभी तक कोई छत भी नहीं डली है वहाँ पर, कह रहे हैं पक्के मकान के। मदारी कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का सहारा। बेवा जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी, उनके हाथ में रुपया रहने ही नहीं पाता था। बस वही खेती बाड़ी है। मदारी तो इन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी पैदा हो जाए और तुम लोगों की बसर औकात भी हो जाए। बेवा और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटना ही है, बच्चे ना होते तो मैं भी जहर खा लेती। मदारी पूछता है कि कुछ बैंक वगैरह में पैसे पड़े हैं आपके या बस खेती बाड़ी का सहारा। तो बच्चे बेवा कहती है भाई जमा तो हमारे पास एक रुपया भी नहीं है। उनके हाथों में पैसे टिकते ही नहीं थे, बस खेती बाड़ी है। तो फिर मदारी कहता है कि खेती बाड़ी में खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि आप ज़मीन का किराया दे दें या वो
क्या कहते हैं, लगान वो रकम होती है जो काश करने में मालिक के हुकूमत को अदा करना होती है, और फिर आप लोगों का बसर भी हो जाए। तो बेवा कह रही है कि क्या ही कर सकते हैं भैया जी, हमें किसी ना किसी तरीके से तो ज़िंदगी काटनी ही होगी। बच्चे ना होते तो फिर मैं भी जहर खा लेती मदारी, और अभी लड़की की शादी भी करनी है बेवा। लड़की की शादी की अब कोई फिक्र नहीं, काश्तकारों में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो बिना कुछ किए ये शादी कर लेंगे। कहती है मुझे बच्चे की शादी की टेंशन तो नहीं है, लड़की की शादी जो है, हाँ, मैं जो हूँ वो ज़मीन में जो खेती बाड़ी करते हैं किसान वगैरह से करा दूंगी, और वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो बगैर मुझसे कोई जहेज वगैरह लिए शादी कर लें। मदारी ने ज़रा देर खामोश रखा। अगर मैं कुछ सलाह दूँ तो आप मानेंगे बेबे भैया जी? आपकी सलाह ना मानेंगे तो किसकी मानेंगे? दूसरा और है ही कौन? मदारी थोड़ी देर खामोश रहता है, उससे बोलता है मैं आपको कुछ सलाह दूँ? तो बेवक़्त बेचारी, उसके पास और कौन ही है। तो वो कहते हैं आप अगर आपकी सलाह नहीं मानूंगी तो मैं किसकी सलाह मानूंगी? दूसरा मेरा बच्चा ही कौन है? बेवा, मदारी तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे गए हैं वैसे ही आपके बाल बच्चे भी रहेंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मेरा मकान काफ़ी बड़ा है, आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके ये हिस्सा आपको दे दूंगा, वरना एक साथ ही रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो लड़की की शादी भी शरीफ खानदान में हो जाएगी। बेवा ने आंखों में एहसान और तशक्कुर के आंसू भरते हुए कहा, मगर बाबूजी सोचिए। मदारी ने फिर उनको ये सलाह दी कि आप एक काम करें, मेरे घर चलें। मेरे बाल बच्चे जैसे खाते हैं, मेरे घर वाले जैसे खाते हैं, आप वैसे ही रहिएगा। किसी किस्म की आपकी तकलीफ नहीं होगी। मेरा मकान काफ़ी बड़ा है, मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगा अगर आप चाहेंगी तो। एक हिस्सा आप रखिएगा और एक हिस्सा मैं रहूँगा। और अगर अगर आप साथ रहना चाहेंगी तो साथ रह लेंगे, और अगर ईश्वर चाहेगा तो लड़की की शादी भी शरीफ खानदान के अंदर हो जाएगी। बीवी ने बहुत ही एहसान और शुक्र अंदाज में आंसू लाते हुए बोला, मगर बाबूजी सोचिए। मदारी ने उसकी बात वहीं काट दी। मैं ना कुछ सोचूंगा ना कोई उज्र मांगूंगा। आपको मेरी दरख्वास्त कबूल करनी पड़ेगी। मैं आज दस दिन से इस मसले पर गौर कर रहा हूँ, और तजवीज़ के सिवा मुझे कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आई। 2 भाइयों के ख़ानदान क्या एक साथ नहीं रहते? सबूत में मैं को भी मैं अपना भाई समझता हूँ, मैनेजर समझूंगा। जब बीवी बोलती है कि लेकिन आपको सोचिए तो, मदारी उसकी वही बात काट देता है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपसे कुछ पैसे नहीं मांगूंगा, मेरी दरख्वास्त कबूल कीजिए प्लीज़ आप। मैं बहुत दिनों से 10 दिन से इस बात को सोच रहा हूँ, और मुझे इस बात के अलावा कोई बात नहीं सूझी। दूसरी, 2 भाई लोग भी तो साथ रहते हैं, तो क्या मैं और सबूत भाई नहीं थे? और क्या सबूत को मैं अपना भाई नहीं समझता हूँ? मैं अब उसको हमेशा भाई समझता हूँ और समझता रहूँगा। बीवी का कोई उज़्र ना सुना गया। उसी दिन मदारी लाल सारा खानदान को अपने घर ले गया, और आज दिन 10 साल से उनकी परवरिश कर रहे हैं। लड़की की शादी एक बहुत मुमताज़ खानदान में हो गई। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ मदारी लाल के घर की मालकिन है। मदारी लाल उनकी बीवी दिलो-जान से उनकी खिदमत करते हैं और उसकी मर्जी को मुकद्दम समझते हैं। मदारी लाल ने अपने गुनाह की खिदमत को पर्दे में छुपा लिया। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि बीवी की कोई भी बात नहीं सुनी गई, कोई बहाना नहीं सही सुना गया। उसी दिन मदारी लाल ने जो है वो उनके घर का सारा सामान अपने घर में शिफ्ट कर दिया, और 10 साल से वो उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं। लड़की की शादी भी बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान के अंदर कर दी। अब जो दोनों बच्चे हैं वो कॉलेज जा रहे हैं। मदारी लाल की वो जो सबूत की बीवी है वो मदारी लाल के घर की मालकिन बनी हुई है। मदारी लाल उसकी बीवी जो दिलो जान से उनकी खिदमत करते हैं, और उनकी मर्ज़ी को जो है पहले दर्जा देते हैं आगे। मतलब उनकी मर्ज़ी को जो बोलती हैं वही करते हैं, उनकी मर्ज़ी को पहला दर्जा देते हैं। मदारी लाल कह रहे हैं यहाँ पे उसने जो गुनाह किया था उसको खिदमत के पर्दे में छुपा लिया। अब ये पूरा टॉपिक है, ये हमने पढ़ा, इससे हमें समझ में क्या आता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है बच्चों कि हसद इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो उसे अंधा कर देती है और वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। जब इंसान दूसरों की तरक्की और कामयाबी बर्दाश्त नहीं करता तो वो गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। वो आखिरकार उसके लिए और दूसरों के लिए नुकसान का सबब बनता है। झूठ, चोरी और बददियानती चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा बहुत बड़ा और तबाहकुन होता है। इसके अलावा ये भी सबक मिलता है कि ज़मीर की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। गलती का एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है और ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और सब्र और अच्छे अखलाक को अपनाए और दूसरों की कामयाबी पर खुश हो, क्योंकि
क्योंकि यही रवैया इंसान को इज्जत, सुकून और हकीकती कामयाबी देगा। यहाँ पर क्या हुआ है? यही हुआ है कि मदारी लाल ने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ उसको परेशान करना चाहता था, लेकिन सबूत को हुआ कि उसके ऊपर उसकी इज्जत पर हर्फ आ रहा है, उसको निदामत हुई और उसने अपने आप को मार दिया। यही मैंने जो आपको सब्र बताया, ये बहुत बड़ा सब्र है और आप सबक है इससे, और हमें इससे समझना चाहिए। इस चैप्टर से हम सब लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि ये इस चैप्टर में बहुत बड़ा सबक है कि हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, उसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।